मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जिसमें हम लोगों ने समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक भी प्राप्त किया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अधिक से शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड नंबर है, प्रतिरोधों का पासानुक्रम संयोजन, जिसको हम लोग समांतर क्रम संयोजन के नाम से भी जानते हैं। आपके बुक में पासानुक्रम से नाम से दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे पासानुक्रम नाम से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से आज इसको देखिएगा। इसके लिए भी हम लोग समतुल्य पासानुक्रम संयोजन के लिए भी हम समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे वीवीआई का मार्क लगा दिया है। अच्छी तरीके से आप इस वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रतिरोधों का पासानुक्रम संयोजन। तो पासानु मतलब समांतर। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? तो समांतर क्रम संयोजन मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। क्या होगा? तो ऐसा क्रम संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध, मतलब जितने भी प्रतिरोध हो के पहले सिरे को एक बिंदु से, जितने प्रतिरोध उसके पहले सिरे को क्या करेंगे हम, फर्स्ट सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है। तो ऐसे क्रम संयोजन को हम लोग कौन सा कहते हैं? पासानुक्रम संयोजन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किया जाए, हमारे पास यहाँ पर तीन प्रतिरोध है, ठीक है, एक हो गया, दो और तीन प्रतिरोध हो गया। इन तीनों प्रतिरोध के पहले सिरे, पहला सिरा ये है, इस पहले सिरे को हमने क्या किया, एक बिंदु पर ला करके जोड़ दिया। इन तीनों प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु पर ला करके जोड़ दिया। इस बिंदु का नाम हमने ए रख दिया, और इसके जो दूसरा सिरा था उस वाले सिरे को हमने क्या किया, दूसरे बिंदु पर ला करके जोड़ दिया। इस बिंदु का नाम हमने क्या रख दिया, बी। अर्थात हमने क्या डिफिनेशन क्या पढ़ा कि ऐसा क्रम संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधकों के पहले सिरे, इसका पहला सिरा ये फर्स्ट सिरा है, इस फर्स्ट सिरे को एक बिंदु पर जोड़ दिया तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से, दूसरे सिरा ये है, सेकंड सिरे को हम लोगों ने सेकंड बिंदु से जोड़ दिया। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। और श्रेणी क्रम का क्या था? तो श्रेणी क्रम में बिल्कुल याद रखिएगा, एक प्रतिरोध यहाँ था, दूसरा प्रतिरोध उसी के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ था। ऐसे श्रेणी क्रम है, ये कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है, और ये कौन सा क्रम है? समांतर क्रम है। तो अच्छी तरीके से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। समांतर और श्रेणी क्रम से आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव जब मैं आपको कराऊंगा तो अच्छी तरीके से आप वहां समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो आज तो हम लोग को ये देखना है, 5 मार्क्स में आता है, 5 नंबरिया क्वेश्चन में आता है, इसलिए हम लोग उसको अच्छी तरह देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिख दिया, डिफिनेशन लिख दिया। तो डिफिनेशन फिर से एक बार पढ़ देना है। ऐसा क्रम संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधकों के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार के क्रम संयोजन को पासानुक्रम या समांतर क्रम, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, एक ऊपर फिर एक नीचे, जैसे रेल की पटरी होती है समांतर, वैसे समांतर क्रम में ये जुड़ा हुआ है। तो इसे हम लोग क्या समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। अब इसके अंदर हम क्या याद करते हैं? तो इसके लिए हम लोग समतुल्य प्रतिरोध जो हमारा याद करना है, समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना है। हेडिंग डाल लेते हैं, प्रतिरोधकों के पासानुक्रम के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। तो इस पर हम लोग यहाँ पे चित्र पहले बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 प्रतिरोध लेके बनाना है। पर तो मैं आपको बता दूं, कभी कभी 2 प्रतिरोध से भी पूछा जा सकता है, तो डरिएगा मत। 2 प्रतिरोध कहेगा तो 1 और 2 दे दीजिएगा, 1 हटा दीजिएगा। क्लियर? ठीक है, सेम वही प्रोसेस रहेगा। अब 3 प्रतिरोध है। पहला का नाम हमने मान लिया R1, जैसे उसमें माना था पिछले वाले में, R2 और R3। तीनों प्रतिरोध हमने मान लिया। इन तीनों प्रतिरोध को एक बैटरी से जोड़ दिया गया। ठीक है, सेल से जोड़ दिया गया। सेल ज्यादा भी हो सकता है, एक से अधिक सेल, तो एक से अधिक सेल आपको बनाना है तो सिंपल से देखिए ऐसे बना लीजिए। सिंपल सा एक से अधिक सेल हो जाएगा इसमें, एक बड़ा फिर एक छोटा फिर एक बड़ा, ठीक है, बड़ा फिर एक छोटा फिर एक बड़ा, इस तरह से आप करके बना सकते हैं। तो इसमें बड़ा वाला जो होता है वो प्लस का होता है, छोटा वाला जो किसका होता है, माइनस का होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर से आगे और बढ़िएगा तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, कुंजी बना दिया, कुंजी स्विच। क्लियर? कुंजी के बाद से यहाँ से हमने इसको मिला दिया, ये रहा, नीचे आया, ये बन गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, चित्र बनाने में कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा मुझे। अब यहाँ पे हमने इसको मिटा दिया। यहाँ पे हम क्या जोड़ देते हैं, तो धारा मापने के लिए हम एक एमीटर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मिटा कर क्या जोड़ दिया, एक एमीटर जोड़ दिया। क्लियर?
और एक यहाँ पे वोल्ट मीटर हमको जोड़ना है। तो वोल्ट मीटर एक बिंदु यहाँ से ले लेते हैं और एक बिंदु यहाँ से ले लेते हैं। इन दोनों बिंदु से उठा करके हम एक वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं। कौन सा मीटर को? वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं इन बिंदुओं के बीच में। तो हमने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर को क्या कर दिया? जोड़ दिया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अगर प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा। यहाँ से विद्युत धारा निकल रही है प्लस की, तो ये प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा? माइनस। यहाँ से इधर होके जा रही है तो ये प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा? माइनस। क्लियर? ये कुंजी है, बन गया। जैसे कल वाले फिगर में बनाया गया था वैसे आज हम लोग ये सेम टू सेम बना रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैं दोबारा से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में हमने जोड़ा, इसमें एक वोल्ट मीटर को यहाँ जोड़ दिया और एमीटर को यहाँ वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ये भी श्रेणी क्रम में है, ये भी श्रेणी क्रम में है। पर इतना हिंदी लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। क्या हिंदी लिखना है? तो यहाँ हिंदी लिखना है, माना कि ठीक है, माना कि R1 R2 तथा R3, अगर 2 कहेगा तो 2 ही मानेगा, R1 तथा R2 R2 R3 3 प्रतिरोध। ठीक है, 3 प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम। समांतर में यहाँ नाम लिख रहा हूं, कौन सा? आपकी किताब में पार्श्व में लिखा है तो आप हर जगह पार्श्व क्रम भी लिखेंगे। कौन से क्रम में? पार्श्व क्रम। तो माना कि R1 R2 R3 3 प्रतिरोध पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, पार्श्व क्रम में क्या है? जुड़े हैं। जोड़ दिया गया यहाँ। फिर इसके बाद एक बैटरी जोड़ा गया है जिससे कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? I। यहाँ से कौन सी धारा निकली? I धारा। और फिर यहाँ से भी कौन सी पहुंची? तो यहाँ से भी I धारा पहुंची। मतलब इधर से गई I धारा होकर के फिर I धारा निकल गई। ठीक है, जिससे ठीक है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ में I धारा, कौन सी धारा? I धारा प्रवाहित हो रही है। कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? I धारा, जो बिंदु A पर जैसे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे A पे जा रहे हैं तो A पर यह जो धारा है कितने भागों में बढ़ जा रही है? एक भाग ऊपर चला जा रहा है, एक भाग बीच में आ जा रहा है और एक भाग यहाँ आ जा रहा है। कितने भाग में बढ़ जाएगी? ये तो वोल्ट मीटर है, इससे मत जाइएगा क्योंकि ज्यादा वोल्ट मीटर जो है हमारा ज्यादा धारा लेता ही नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पे गिनती के मात्र गिनती भी नहीं रखेंगे, हटा देंगे इसको। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ जो I धारा है वो कितने भागों में बढ़ रही है? तो 3 भागों में बढ़ रही है। एक भाग ऊपर है तो R1 से गुजर रही है तो उसको हम लोग I1 लिख देते हैं। R2 से जो गुजर रही है उसको हम लोग I2 लिख देते हैं और एक R3 से गुजर रहा है उसको हम लोग क्या लिख देते हैं? I3 लिख देते हैं। तो यहाँ हिंदी लिखना पड़ेगा, I धारा प्रवाहित हो रही है जो बिंदु A पर कितने भाग में बढ़ जाती है? 3 भाग। 3 भागों, पहला नंबर I1 3 भागों क्रमशः, चाहे क्रमशः लिखे तो 3 भागों I1, I2 तथा I3। कितने भागों में? 3 भागों में। कहां पर बढ़ रही है? A पर। बिंदु A पर 3 भागों में, 3 भागों I1 I2 I3 में बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ बढ़ी, फिर यहाँ B पे आकर के ये तीनों फिर आकर मिल जाते हैं। यहाँ से बढ़ के निकले अलग अलग और फिर B पे आकर के तीनों फिर आकर के एक जगह मिल गए। फिर यहाँ से मिलने के बाद से कौन सी धारा बन गई? I धारा। तो मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि R1 R2 R3 3 प्रतिरोध है जो पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं, मतलब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है। I धारा जो यहाँ पर A पे आकर के कितने भागों में बढ़ जाती है? 3 भागों में बढ़ जाती है। 3 भागों में बढ़ जाती है, फिर आगे I बन जाती है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 3 भागों में बढ़ जाती है। अब यहाँ हम देख रहे हैं धारा कितने भागों में बढ़ रही है? 3। वहां पर विभवांतर बढ़ रहा था। इससे पहले वाले कल वाले में हमने देखा था कि विभवांतर V1 V2 और V3 हो रहा था, परंतु यहाँ पर धारा कितने भागों में बढ़ रही है? 3 भागों में बढ़ रही है। तो विभवांतर तो नहीं बटेगा, जब विभवांतर नहीं बटेगा तो लिखेंगे तथा हो गया बढ़ जाती है यदि
बिंदु ए और चाहे ए और चाहे ए से बी के बीच का विभवांतर यदि बिंदु ए मतलब ए ये रहा और बी ये रहा, ए से बी के बीच का विभवांतर भी हो तो, ठीक है, ए से बी के बीच का विभवांतर मतलब ए ये रहा बी ये रहा, ए से बी के बीच का विभवांतर कितना हो भी हो तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ठीक है, यदि बिंदु ए और बी दोनों के बीच का विभवांतर भी मान लिया टोटल, क्योंकि भी यहां पर क्या है, यहां से लेकर के यहां तक का टोटल विभवांतर है, तो दोनों के बीच का विभवांतर हमने भी मान लिया तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, तो कल ही आपने पढ़ा था, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर, V बराबर क्या होता है आई आर, तो I बराबर क्या हो जाएगा V बटा R, पढ़ाया है मैंने आपको, V बराबर क्या होगा आई आर, तो I बराबर V बटा R। अब हम कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, तो हम I वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब बोलिएगा क्यों, क्योंकि I कितने भाग में बढ़ रही है, 3 भागों में, इसलिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे I का। पिछले बार वाले में कौन बढ़ रहा था, V बढ़ रहा था, इसके कौन सा फॉर्मूला लगाए थे, V का फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे I का, तो ओम के नियम से I1 बराबर, ठीक है, I1 बराबर, अब ध्यान दीजिए I1 बराबर क्या होगा, I1 ये धारा, तो I बराबर क्या होता है V बटा R, तो I1 बराबर V मतलब विभवांतर, तो I1 के लिए विभवांतर क्या होगा, विभवांतर मतलब दो विभवों के बीच का अंतर। अब देखिए ये है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध के एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक का अंतर क्या है, विभवांतर क्या है, यहाँ से यहाँ, ये एक प्रतिरोध का एक लाइन है, तो इस पहले लाइन के लिए विभवांतर क्या होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का विभवांतर भी पहले ही माने हमने, तो क्या हो जाएगा भी बटा आर, आर की जगह पे क्या होगा R1। कैसे हुआ, फिर से एक बार क्लियर समझ लीजिए, हमको यहाँ पे पहले I1 का मान ज्ञात करना था, I1 बराबर क्या होगा V बटा R, तो I1 बराबर V की जगह तो टोटल V है, तीनों के लिए सेम भी होगा, क्योंकि सेम क्यों होगा, क्योंकि तीनों एक बिंदु से 3 भाग में बढ़ रहे हैं, तो विभवांतर तीनों का क्या होगा समान होगा, तो जब भी समान होगा I1 बराबर V बटा R1, समीकरण नंबर कितना बन जाएगी 1 बन गया, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को। फिर इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, किसके लिए I2 के लिए, I2 बराबर, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, I2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 बराबर, I2 कहाँ है, यहाँ है, I2 के लिए V क्या होगा, तो V टोटल यही होगा, तो V बटा R2, समीकरण नंबर कितना हो गया 2। इसी प्रकार से हमारा तीसरा क्या है, I3 के लिए, I3 मतलब थर्ड नंबर, I3 के लिए दिख रहा है I3 जी, I3 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप खुद बता सकते हैं, I3 के लिए विभवांतर क्या होगा, तो विभवांतर V होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का यही है, और I3 के लिए R का मान R3 होगा, तो V बटा R3, समीकरण नंबर कितना हो गया 3। मैंने हमने कितना समीकरण प्राप्त कर लिया, 1 2 और 3, जैसे पीछे भी ज्ञात किए थे हम लोग, कितना उसमें भी ज्ञात हुआ था 3। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, इसको मिटा दें, इसका तो कोई काम नहीं था, हमने जो लिखना था लिख दिया, तो तीनों समझ में आए कैसे, ठीक है। अब यहाँ पर हम दो इसको और बांट देते हैं, अब यहाँ मत बांटना, अब कहाँ लिखना, इसके नीचे लिखना, इसके नीचे तो मेरे पास अभी जगह नहीं है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, गड़बड़ मत कर देना आप लोग। तो समीकरण 1 2 और 3 को तीनों को आपस में क्या करने पर, जोड़ने पर, जैसे पीछे वाले में जोड़ा गया, तो चलिए जोड़ते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ने पर चलिए जोड़ा जाए। समीकरण 1 क्या है, तो जोड़ने के लिए मैंने तरीका बताया, LHS को एक साइड, ये LHS एक साइड और RHS को एक साइड, तो LHS क्या है I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V बटा R1 फर्स्ट नंबर प्लस V बटा
R2 सेकेंड नंबर, अब प्लस V बटा R3, ये कितना नंबर हो गया? थर्ड नंबर। कोई दिक्कत? फिर से देख लीजिए, यहाँ पर हमने क्या किया, तीनों समीकरण को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो तीनों समीकरण का LHS एक साइड हो गया और RHS एक साइड हो गया, जोड़ दिया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, आपने देखा यहाँ से कौन सी धारा निकल रही थी, I, A पर जाकर के कितने भाग में बटी, 3 भाग में। इसका मतलब ये I जो है ये तीनों के योग के बराबर है, मतलब I कितने भाग में बट रही है, 3। अगर तीनों को अगर मिला दें तो क्या बन जाएगा, I बन जाएगा, अर्थात I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो तीनों जुड़ने के बाद क्या बन जाएगा, तो तीनों जुड़ने के बाद क्या बन जाएगा, I बराबर, I यहाँ लिख देते हैं, I बराबर क्या हो जाएगा, तीनों में से कॉमन क्या निकल गया, V सेम है तो V कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3, मतलब I बराबर हमारा क्या हो गया, V इंटू एक, V तीनों में से निकल गया तो 1 बटा R1 बचा प्लस 1 बटा R2 बचा प्लस 1 बटा R3 बचा। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, कितना नंबर है, ये 3 था तो ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ध्यान से आप कर रहे हैं, ये कैसे आया I का मान, तो हम जानते हैं कि यहाँ A पर 3 भाग में बट रही है, तो यहाँ चुकी में डाल देना। चुकी में क्या लिखना है आपको, चुकी में क्या लिखिएगा, चूंकि I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। क्यों? क्योंकि I1 जो है, I1 I2 I3 किससे बन रहा है, इस I से बन रहा है, ये I जा रहा है इधर, अब फिर दो तीनों मिल जा रहा है तो फिर क्या बन जा रहा है, I बन जा रहा है, मतलब तीनों का योग क्या होगा, I होगा। क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, समतुल्य प्रतिरोध। नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ साइड में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। तो समतुल्य लिखेंगे, यदि परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध क्या मान रहे हम लोग, कल ही माने थे हम लोग, R हो तो, कल वाले में ऐसे ही माने थे, R हो तो ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से। चलिए ओम का नियम क्या होता है, तो ओम का नियम हमने पढ़ा था, V बराबर क्या होता है, I R। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, I का मान ज्ञात करना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टा R, यही ना होगा फॉर्मूला। अर्थात ओम के नियम से क्या होता है, यदि समतुल्य प्रतिरोध R हो तो I बराबर क्या हो जाएगा, टोटल विभवांतर कितना है, V, और कुल प्रतिरोध हमने मान लिया कितना, समतुल्य प्रतिरोध कितना मान लिया, R, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। समीकरण नंबर कितना हो गया, ये समीकरण नंबर 5। मतलब हमने समीकरण 4 माना और 5 माना, दोनों हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ध्यान से देख लीजिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आगे देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी टाइप से, ठीक है, ले लिया अच्छी तरीके से। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 दोनों से हम लोग लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 4 और 5 से, दोनों को देखिए, यहाँ पर I बराबर इतना है और इधर भी I बराबर इतना है, मतलब दोनों I तो सेम है, मतलब I का मान उठा करके हम इसमें रख देते हैं, तो रख दीजिए। I का मान V बटा R है, तो I के जगह हमने क्या लिख दिया, V बटा R बराबर, इधर क्या है हमारा, V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम काट देते हैं, कौन सा कटेगा इसमें, V इसका ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो V से भी क्या हो गया, कट गया। जब ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1 बट्टा R बराबर 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। अर्थात हमने क्या पाया कि जो R का मान है वह R का मान
इन सभी के बट्टा के, मतलब r का बट्टा इन सभी के बट्टा के योगफल के बराबर होता है। तो यही मतलब समीकरण कितना नंबर इसको बना देते हैं, समीकरण नंबर 6। तो समीकरण 6 ही क्या है, समांतर क्रम, समांतर मतलब पार्श्व क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है। क्लियर, यहाँ पे हमारा आंसर बन गया। तो हमें व्यंजक क्या प्राप्त हुआ, तो मैं यहाँ व्यंजक को लिख दे रहा। व्यंजक क्या प्राप्त हुआ, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अगर हमारे पास 2 प्रतिरोध होगा तो हमें व्यंजक ये प्राप्त होगा। 3 है तो ये 3 से ज्यादा होगा तो ये बढ़ते जाएगा, कहां तक, n तक बढ़ते जाएगा, जितना भी होगा उतने बार बढ़ते जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ। तो हमें जो संयोजन प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, सैनिक समांतर क्रम संयोजन के लिए 1/r1 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। और श्रेणी क्रम के लिए हमें क्या प्राप्त हुआ था, r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। मतलब श्रेणी क्रम में बिना बट्टा के होता है और समांतर क्रम में क्या हो जाता है, ये बट्टा के। तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लेंगे। दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ऊपर वाला किसके लिए है, समांतर के लिए है, और नीचे वाला किसके लिए है, श्रेणी क्रम के लिए है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा, वीडियो के ऊपर पीछे बैक करके भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर किसी चीज का प्रॉब्लम हो रही होगी, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मुझे एक कमेंट करके बताइएगा कि हमको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, इस मिनट में प्रॉब्लम हो रही है, सेकंड में प्रॉब्लम है, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। और इसके बाद हम लोग एक और जो है और आगे जो वीडियो है उसको देंगे, ठीक है। और इसमें जो आपके न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन होंगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स एक साथ रहेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10th या 12th में आते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छी तरह से आप तैयारी करते रहें अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।